नित्य की भांति वे थके कदमों से धीरे धीरे चलते हुए अपनी चिर परिचित कोने की बेंच पर आकर बैठ गए। इस पार्क में आने वाले लोग क्या, अब तो यहाँ के पेड़ पौधे, पक्षी, यहाँ तक कि हवा भी उन्हें पहचानने लगी थी और जानते थे कि सूर्योदय के साथ ही वे पार्क के दाहिने फाटक से प्रविष्ट होंगे और बिना दाएं बाएं देखे सीधा इसी बड़े से पेड़ के नीचे वाली बेंच पर आकर बैठ जाएंगे। 1 घंटा यूं ही बिताकर बिना कुछ बोले, बिना घूमे टहले सीधा उठकर दाहिने फाटक से बाहर निकल जाएंगे। ऐसे ही बैठे बैठे वह पुरानी यादों में खो जाते हैं। मैं कभी भी उसे दुखी नहीं करना चाहता था। जब वह मेरी पत्नी बनकर आई, हर पल चहकने वाली बुलबुल थी। धीरे धीरे वह अपनी खोल के अंदर छुपती चली गई, परंतु उसका अंतर्मुखी होना मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया। उसने हर बात, हर चीज मेरी इच्छा के अनुरूप किया। कोई काम मुझसे पूछे बगैर नहीं किया, कभी मेरे विरुद्ध नहीं गई। पर याद करने की कोशिश करता हूँ तो याद नहीं पड़ता कभी मैंने उसकी इच्छा या पसंद जानने की कोशिश की हो, कभी उसके रंग में रंगने की इच्छा भी मेरे मन में आई हो, जैसे तो मेरे अंदर घुल मिल गई हो। उदास आंखों से उन्होंने एक नज़र अपनी घड़ी पर डाली, फिर पार्क में चारों ओर देखा। अभी इक्का दुक्का लोग ही पार्क में दिखाई दे रहे थे। उन्हें जब याद आया जब कल्पना को बीमारी होने की वजह से सुबह कुछ देर पार्क में टहलने को कहा था। चलिए ना, थोड़ा सा टहल लीजिए, अनुरोध भरे स्वर में कल्पना बोली। क्यों फालतू में सुबह सुबह मूड खराब कर रही हो? इतना बिजी होने के बाद भी यहाँ तक आ जाता हूँ, यही बहुत है। डॉक्टर ने टहलने के लिए तुम्हें कहा है, मुझे नहीं। अब जाओ जल्दी टहल कर आओ, मुझे ऑफिस के लिए देर नहीं होनी चाहिए। आदित्य के स्वर में खींच थी। आज हम शायद जल्दी आ गए हैं। पार्क खाली खाली सा लग रहा है, इसीलिए उसने बात अधूरी छोड़ दी। आदित्य लैपटॉप लेकर बेंच पर बैठता हुआ इत्मीनान से बोला, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना यहीं। सांवली सी, तीखे नयन नक्श व गोल मटोल सी दिखने वाली कल्पना बिना बात आगे बढ़ाए स्वयं आगे बढ़ गई और आदित्य अपना लैपटॉप वहां खोलकर बेचैनी से पहलू बदलता हुआ बैठ गया। अपने अतीत को कुरेदते हुए वो यादों की और गहराई में उतर गए। कैसे अपनी पत्नी को ज्वालामुखी बनने से बचा नहीं पाए। 1 साल बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। आज जीवन के इस पड़ाव पर आकर मैं नितांत अकेला हो गया हूँ। मेरे ये सफ़ेद बाल ये पिछले 3 सालों में इतने सफ़ेद हो गए। सच तो यह है कि इन्हीं 3 सालों में मैंने जीवन को जाना है, जिंदगी को पहचाना है। उनके सफ़ेद बालों ने उनकी लंबी चौड़ी काया को गरिमा युक्त कर दिया था। उन गहरी काली आंखों में दर्द का सागर हिलोरे मार रहा था। इससे पहले कि आदित्य उस दर्द के सागर में डूब जाएं, यकायक फिर से अतीत के गलियारे में उतरने लगे। मैं बचपन से पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, खेल कूद का भी चैंपियन था। जो मिलता घर बाहर या स्कूल हमेशा मेरी प्रशंसा ही करता। धीरे धीरे शायद यह धारणा मेरे अंदर बैठ गई कि मैं सबसे योग्य हूँ। पढ़ाई करते ही एक बड़ा सरकारी ऑफिसर बना और मेरा पद प्रतिष्ठा बढ़ता ही चला गया। अपनी योग्यता, मेहनत और लगन के बल पर ही मैंने सफलता की इस ऊंचाई को प्राप्त किया है। मेरी पहचान एक योग्य, कर्मठ प्रशासक, सफल नेतृत्व देने वाले अधिकारी के रूप में है। इसी मुकाम को पाने का सपना देखा था मैंने। आज वो सपना पूरा हो गया है। पर क्या यही सपना था मेरा? बोलो। मैं खुद अपने अंतर्मन से सवाल कर रहा था। क्या मैं बस यही चाहता था? हाँ, असमंजस की स्थिति में बड़बड़ाया, क्योंकि हर इंसान का सपना एक ही होता है, बस उसका थोड़ा थोड़ा रूप बदल जाता है। जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई प्रशासक, कोई व्यापारी, लेकिन
हर किसी का सपना एक ही होता है कि वह अपने काम में महारत हासिल करे, अपनी एक पहचान बनाए और सफलता की ऊंचाइयों को छू ले। सपना तो सब यही देखते हैं, लेकिन ये सब क्या हम सिर्फ अपने लिए ही करते हैं? नहीं, हम अपने लिए, अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों, सबके लिए इन उपलब्धियों को पाना चाहते हैं। हमारी हर छोटी बड़ी सफलता में सबसे ज़्यादा यही लोग खुश होते हैं। दरअसल यही जीवन का सच है, जिसे हम जान ही नहीं पाते या जानने की कोशिश भी नहीं करते। जिस सपने की बात हम कर रहे थे, उस सपने या लक्ष्य से आगे भी एक लक्ष्य है जो हमारे जीने का मकसद है, जो हमारी खुशी होती है, जिससे आत्मसंतोष मिलता है। इन अपनों की खुशी सुनने में बात बड़ी साधारण लगती है, लेकिन इन 3 सालों में मैंने जाना है कि यही जीवन का सत्य है। इन अपनों का सुख, इनकी खुशी ही जो हमारी अंतरात्मा को तृप्ति देती है। हमारा पद, मान सम्मान, सफलता सब हमें इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उससे ये हमारे अपने खुश होते हैं। मेरे पास बहुत बड़ा पद है, मोटर, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, नाम, बैंक बैलेंस सब है, लेकिन ये सब मेरे किसी काम के नहीं हैं क्योंकि इनका सुख उठाने वाला कोई नहीं है। मेरा ऑफिस से वापस घर जाने का मन ही नहीं होता है। किसके लिए लौटूं? उस विशाल कोठी के लिए या उसमें रखे फर्नीचर के लिए? घर दीवारों से नहीं, परिवार से बनता है और जीवन रिश्तों से सजता है। तूफान बहुत भयंकर था, किंतु इतने दबे कदमों से आया कि मैं जान ही नहीं सका। नौकरी में लगते ही मेरी शादी हो गई। सुंदर सुशील पत्नी की सबने तारीफ की। सबका उसकी तारीफ करना मुझे अच्छा लगा क्योंकि वह मेरी थी, किंतु मन के किसी कोने में यह भाव भी था कि मैं इतना योग्य हूँ तो मुझे अच्छी पत्नी मिलनी ही चाहिए थी। जिसकी सब तारीफ कर रहे थे, उसकी तारीफ में मेरे मुंह से एक शब्द भी शायद ही कभी निकला होगा। मेरे मुंह से अपने लिए प्रशंसा के बोल सुनने के लिए या फिर मेरी खुशी के लिए वह पूरी तरह से मेरे रंग में रंगती गई। वह एक आदर्श गृहिणी, सुघड़ बहू, ममतामयी माँ के रूप में मिसाल बन गई, परंतु मेरा पुरुष अहम कभी प्रशंसा के 2 बोल नहीं कह पाया। यद्यपि उसके चेहरे पर छाई प्यारी सी मुस्कान मुझे मोह लेती थी। बच्चों के बीच खिलखिलाती वह बहुत सुंदर लगती थी। मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहता था, परंतु मेरा हाव भाव यही दर्शाता था कि वह अच्छी है तो कौन सा बड़ी बात है, अच्छा तो उसे होना ही चाहिए। आखिर मेरी पत्नी जो है। मैंने अपनी पत्नी की हर इच्छा का गला घोंट दिया था। मैं ऐसा ही था। मेरी पत्नी को नृत्य बहुत पसंद था और मुझे बिल्कुल नहीं। उसने नृत्य नाटिका के कई कॉलेज और नृत्य मंचन में कई पुरस्कार जीते थे। बाकायदा प्रशिक्षित नृत्यांगना थी वह। जब भी नृत्य करती, मैं यह कहकर बंद करवा देता, क्या हल्ला मचा रखा है, क्यों बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब कर रही हो। ये गाना और घुंघरू की आवाज़ से सर फटा जाता है। अब सोचता हूँ तो लगता है ऐसा मैंने क्यों किया। मैं कभी भी उसे दुखी नहीं करना चाहता था। वह जब मेरी पत्नी बनकर आई, हर पल चहकने वाली बुलबुल थी। धीरे धीरे वह अपनी खोल के अंदर छुपती चली गई, परंतु उसका अंतर्मुखी होना मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया या फिर कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। मैं अपनी जीवन संगनी को फॉर ग्रांटेड लेता रहा और आज मैं मुड़कर पीछे देखता हूँ तो पाता हूँ कि उसने जीवन में जब जब मेरा साथ चाहा, मैंने उसे रुपया और दूसरे का हाथ पकड़ाया है। अब अगर अंत में उसने पूर्ण रूप से मेरा साथ छोड़ने का निर्णय ले लिया तो क्या गलत किया। ये एक कड़वी हकीकत जीवन छोटी छोटी घटनाओं का
जमावड़ा है। धूप छाँव हर एक के जीवन में आता है। मिल बांटकर सुख दुख जीने से तो एक सुंदर यादों का गुलदस्ता तैयार होता है, परंतु मेरी तरह अपनी ही दुनिया में जो जीता है वह स्वयं अपनी हरी भरी बगिया को बियावान बनाने वाला माली सिद्ध होता है। अतीत उन पर अब पूरी तरह से हावी हो गया था, अतः वे सुदूर क्षितिज की ओर देखते हुए सोचने लगे। उसे घूमने खाने पीने का शौक था और मुझे नाम कमाने का। वह जब भी कहीं घूमने की बात करती, मैं व्यस्तता की बात कर उसे रुपया पकड़ाकर सहेलियों के साथ घर के आसपास घूम आने की नेक सलाह दे देता। जब मेरे बेटे का जन्म हुआ उस समय मेरी पत्नी को सबसे ज़्यादा यदि कुछ चाहिए था तो वो था मेरा साथ, किंतु मैंने क्या दिया जानते हो? रुपए देकर उसे एक बार अपने माँ बाप के पास, दूसरी बार भी बेटी के जन्म पर उसके माँ बाप के पास पहुँचा दिया। बच्चे मेरे जन्मे, वंशबेल मेरी फूली, परंतु सारी भागदौड़, सारा तनाव दूसरों ने झेला। अपनी जिम्मेदारी दूसरों के कंधों पर रखकर मैं बाप बन गया। इतना ही नहीं, जब मेरे बच्चे आंगन में खेलने कूदने लगे तब मेरा मन खुश हो उठता। पिता का भाव सीना चौड़ा कर देता। उनकी तोतली बोली, उनका रोना हंसना मेरा मनोरंजन था, परंतु उनकी बीमारी, उनके स्कूल की सारी जिम्मेदारी मेरी पत्नी की थी। मेरी जिम्मेदारी बस उसे पैसा देना और गाड़ी देना था। उसके परिवार में कोई भी शादी ब्याह या कमी पड़ी, मुझे कभी भी छुट्टी नहीं मिली। शुरू शुरू में अकेले बच्चों के साथ वह चली जाती थी, फिर कार्ड या फ़ोन आते ही बहाने बनाने लगी। एक बार मैंने टोका था, किसी की परीक्षा तो है नहीं, चली जाओ ना बच्चों के साथ, थोड़ा मन बहल जाएगा। कुछ पल मेरी ओर देखकर उसने सपाट चेहरे के साथ कहा था, अकेले अच्छा नहीं लगता। उस पल इन शब्दों में छुपे दर्द को मैं महसूस नहीं कर पाया, पर आज ये सब मेरा सीना छलनी करते हैं। मैंने उसे प्यार किया है, आज भी करता हूँ। उसने मुझे छोड़ दिया, परंतु मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। दरअसल मैं शिकायत करने की स्थिति में ही नहीं हूँ। ये तो मेरी सज़ा है और इसे मैंने स्वीकार कर लिया है। अब तो बस दिन रात यही दुआ करता हूँ कि वह जीवन के शेष दिनों को अपने ढंग से जिए और जो नृत्य उसकी आत्मा में रचा बसा था उसका पूरा आनंद उठाए। पहले मन में सवाल आते थे कि उसने छोड़ा क्यों, वो मेरे प्यार को क्यों नहीं समझ पाई। खुद ही जवाब भी मिल गया। हाँ, महसूस किया जाता है। वो उस प्यार को कैसे महसूस करती जिसको मैं ही तब जान पाया जब वो मेरे जीवन से दूर जा चुकी थी। वो तो जब तक मेरे साथ रही अपने वजूद को मारकर मेरा प्रतिबिंब बनी रही, हर सांस मेरे लिए जीती रही। किंतु अतीत की ओर पलटकर देखता हूँ तो पाता हूँ कि मुझसे दूर जाने और अपनी मर्जी से जीने की बात भी कभी मैंने ही उनसे कही थी। मेरे बेटे का चयन प्रशासनिक सेवा में हो गया और नौकरी के चलते दूसरे शहर चला गया, और बेटी का चयन मेडिकल में। उनके हॉस्टल और शहर बदल जाने के बाद उसका समय नहीं कटता था। एक दिन शाम को उसने बताया कि जहां वह इंटरव्यू देकर आई थी उस स्कूल में कला संस्कृति शिक्षा के पद पर उसकी नियुक्ति हो गई है। सच बताऊं तो मुझे उसका नौकरी करने का विचार ही अच्छा नहीं लगा और मैंने खींच कर कह दिया, अभी नौकरी रहने दो, जब दोनों बच्चों को ब्याह लेना तब संन्यास ले लेना और मंदिर में जाकर जी भर कर गा बजा लेना। जितना नृत्य छूट गया है ना, उस समय पूरा कर लेना। उस दिन के बाद उसने कभी नौकरी की बात नहीं की। बेटे के सेहरा बांध चुकी है, वो अपने शहर में अपनी पत्नी के साथ खुश है। माता पिता का स्वर्गवास हो चुका है, परंतु जिस दिन मेरी छोटी बेटी की डोली विदा हुई और
घर मेहमानों से खाली हो गया। वह शांति से मेरे पास आई और बोली, मैं तुमसे और तुम्हारी ज़िंदगी से दूर जा रही हूँ। तुम्हें तो मेरी कभी भी ज़रूरत नहीं थी, बच्चों को थी, पर अब नहीं होगी। तुम भी यही चाहते थे कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभा दूँ, तो आज मेरी जिम्मेदारियाँ पूरी हो गईं। मेरी कुछ बच्चों से बात हो गई है, एक कमरा किराए पर ले लिया है, वहीं रहूँगी, उन्हें नृत्य सिखाऊंगी। मैं अपनी नृत्य संगीत की दुनिया में वापस जा रही हूँ। ये तलाक के कागज़ हैं, मैंने हस्ताक्षर कर दिया है। तुम जब चाहो इस पर हस्ताक्षर कर दूसरी शादी कर सकते हो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। और वह चली गई। जीवन भर